Good morning, everyone. We started with the concept of structure of atom yesterday, Thomson model, then Rutherford model, and finally Bohr's model. बोर्स मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले हमने बोर्स कंडीशन को डिराइव किया, जिसमें हमने कंसीडर किया कि इलेक्ट्रॉन को आप एक ऑर्बिट के अंदर वेव की तरह अगर कंसीडर करते हैं तो वहां पे उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कंसीडर की जा सकती है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए सरकमफेरेंस, सो दैट वहां पर इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हो जो कि सुपर इम्पोजिशन करके स्टेशनरी वेव बना पाए। तो अगर स्टेशनरी वेव पैटर्न बन रहा होगा तभी ये मान सकते हैं कि वहां से एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही, राइट। तो अल्टीमेटली हमें रिजल्ट मिला कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π। फिर हमने बोह्स मॉडल को एक्सप्लेन करना शुरू किया, जिसमें कंडीशंस रहती हैं। पहली कंडीशन न्यूक्लियस के रिगार्डिंग होती है कि उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसको न्यूक्लियर कंडीशन बोल देते हैं। Hollow the mass and positive charge is present at the center and electrons revolve around it under the effect of electrostatic force. उसका फिर आपने एक्सप्रेशन यूज किया k क्यूब q2 upon r square is equal to mv square upon r। फिर सेकंड आपने क्वांटाइजेशन कंडीशन पिक करी बोहर की, दैट इज mvr is equal to nh upon 2π, राइट। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, mv square upon r आता है फर्स्ट के अंदर। ये आपको लिंक रहना चाहिए, मतलब जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं। उससे आपको v का एक्सप्रेशन मिला था। एनीबॉडी स्पीक अप, v का एक्सप्रेशन कितना आया था? v is equal to 2π k z square by nh। 2π k z square upon nh। ये ध्यान रखें कि n comes in denominator, and I gave you a homework कि भैया बताएं जरा मिनिमम वैल्यू v कितनी आती है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। 2.18 into 10 power 6 लिखा अंकित। तो आपके नोट्स में एग्जैक्टली उसे एक और तरीके से याद करने के लिए बताया गया है कि भैया जो v की मिनिमम वैल्यू आती है, v minimum that is 1/137 times the speed of light, c by 137, right? c by 137, 1/137 times the speed of light, got that? उसके बाद आप जानते हैं n का फैक्टर डिनोमिनेटर में है। जितना हायर ऑर्बिट पे जाएंगे, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप बढ़ाएंगे, उतना v की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। और z के है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना z बढ़ता जाएगा उतना v भी इंक्रीज होता जाएगा। एंड बी केयरफुल, हाइड्रोजेनिक जितने भी एटम्स हैं उन्हीं के लिए हम ये डिफाइन करते हैं। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें प्लीज। लेनोवो टैब लास्ट में जिसने ज्वाइन किया है, काइंडली टेक केयर व्हेन यू ज्वाइन, स्विच ऑफ द माइक, काइंडली टेक केयर। भाई मैं बता रहा हूं उसके बाद भी माइक ऑफ नहीं कर रहे हैं आप। लेनोवो टैब किसका है? अभी लास्ट में जिसने ज्वाइन किया वो ऑफ करे माइक। कमाल है भाई, कौन है लास्ट वाला? चलिए ठीक है, फाइन। तो v हो गया, ऐसी r आपने डिराइव किया v का एक्सप्रेशन पुट करके। r वाज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, बताएं जरा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 pi square m k z square। सो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर। जैसे कि देखो nh का स्क्वायर हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर, 2 pi का स्क्वायर हो गया 4 pi स्क्वायर, सो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर m k z स्क्वायर। सो इसके बेस पे हमने अंडरस्टैंड किया जो मिनिमम रेडियस थी वो थी 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.529 होती है एग्जैक्टली। और फिर उसमें अगर आप एक ही एटम में हायर ऑर्बिट्स में जाना चाहते हैं तो n स्क्वायर करते चले जाएंगे, 149 एंड सो ऑन रेशियो आता है। और अगर एटम बढ़ा दिया आपने, हाइड्रोजेनिक नेक्स्ट एटम पे चले गए आप। हाइड्रोजेनिक कौन से होते हैं जिनके पास, बता सकते हैं हाइड्रोजेनिक एटम्स किनको बोलेंगे? जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज किसी का एटॉमिक नंबर 2 है, 3 है, 4 है, उनसे इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो कि उनके पास एक ही बचे, तो उनको हाइड्रोजेनिक एटम्स कहते हैं, आयंस हो जाएंगे एग्जैक्टली वो। तो इनके लिए आप बोह्स थ्योरी को अप्लाई कर रहे होते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद फिर हमने फ्रीक्वेंसी कंडीशन लिखी थी। पहले न्यूक्लियर कंडीशन हो जाती है, सेकंड को आप क्वांटाइजेशन कंडीशन कह सकते हैं। उसी में साथ साथ मैंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में बता दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जहां पे रिवॉल्व करते हैं उसे आप स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन नो एनर्जी गोज आउट ऑफ दोस ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन वहां पे रहेगा उसी रीजन के अंदर। और फाइनली फ्रीक्वेंसी कंडीशन, जिसमें दो तरीके से एक्सप्लेन हो सकता है, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन।
During de-excitation, if electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, the energy difference comes out in the form of h into nu. So a radiation would come out having frequency nu given by h nu is equal to e2 minus e1. इतना हम कल लिख चुके हैं. ठीक है बच्चों. तो अब डिस्कशन चलेगा एनर्जी की तरफ. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी. लिखिए जरा. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या बनेगा? हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर वैल्यू पुट कर देते हैं. हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर. वी क्या है? वी क्या है? 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एनएच. सो 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एनएच. देख सकते हैं, याद होगा तो कितना आसान हो जाता है. इक्वल टू, अब देखिए फिर से, हाफ एम का फैक्टर है, यहां से देख के जाइए, 4 पाई स्क्वायर, राइट. 4 पाई स्क्वायर, एम इधर आ गया, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर. तो जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन इसको लेके आएगा वो है, देखिए 2 का फैक्टर यहां से कैंसिल हो रहा है. इट इज 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर. दिस इज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है हमारे पास? 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4. तो जो टर्म्स थी के जेड स्क्वायर आता था, के जेड स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाता है एनर्जी के. बस इतना याद रखना. के जेड स्क्वायर का स्क्वायर हो गया तो के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर. दैट्स इट. सो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर. दैट्स द काइनेटिक एनर्जी, राइट. तो याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. नेक्स्ट लिखिए पोटेंशियल एनर्जी. कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है K Q1 Q2 अपॉन R. ऐसे लिखते हैं ना, K Q1 Q2 अपॉन R. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E और न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ZE अपॉन R. R इज द रेडियस. देखिए ध्यान से, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कंसीडर करते हैं तो वहां पर रेडियस सपोज करें R है, न्यूक्लियस का चार्ज ऑब्वियसली ZE, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस. सो K माइनस E ZE अपॉन R. वैल्यू पुट करते हैं. माइनस ऑफ, इससे मिल रहा है K ZE स्क्वायर अपॉन R. R का एक्सप्रेशन क्या था? R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, याद है किसी को? 4 पाई स्क्वायर एम के पाई स्क्वायर m k ZE स्क्वायर. एग्जैक्टली, वेरी गुड. सो वापस आते हैं, देखिए ध्यान से, माइनस साइन एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और यहाँ पे 4 आ गया. 4 पाई स्क्वायर, एक्चुअली क्या होगा, यहाँ से सिर्फ एक ही चेंज आएगा, 2 के प्लेस पे 4 आ जाएगा. देखिए 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4. तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एनर्जी कोई भी फाइंड करेंगे उसमें के जेड स्क्वायर का स्क्वायर आता है, यानी के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. So now you have the expression of kinetic energy and potential energy in front of you. We can find total energy. लिखिए जरा, total energy of electron, right? देखें, total energy को आप E लिख दीजिए. E क्या बनेगा? E is equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy plus potential energy. So my dear, that's equal to दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या फर्क आ रहा है? यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर, यहाँ पे -4 है. सो 2 पाई स्क्वायर, मैं चाहूंगा कि आप इसे ना बार बार लिख के देखें एक्सप्रेशन को, और ये मत सोचना कि ये एक्सप्रेशन काम नहीं आएगा, पूरा एक्सप्रेशन याद होना चाहिए. 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर, राइट, z स्क्वायर e पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर. was kinetic energy and potential is minus of 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं 2 और -4, सो -2 आ जाएगा. द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e पावर 4. इतनी बार बोलने के बाद तो कुछ भी याद हो जाता है यार, राइट. सो -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर. That's the expression for the total energy of electron revolving in
nth ऑर्बिट, राइट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए और एटॉमिक नंबर z के लिए। डन। अब भैया इसके बाद क्या चीज है, इसे सॉल्व करते हैं, जब वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आंसर कितना आता है, ये तो आपको याद होगा, केमिस्ट्री में यूज करते हैं। E comes out to be minus 13.6 by n square into z square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है अब बिल्कुल आखिरी में काम की चीज कि आपको रिजल्ट तो याद होना ही चाहिए। माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर का फैक्टर एज इट इज इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। गॉट दैट? सो रेडियस एन स्क्वायर पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी एन पे इनवर्सली डिपेंड करती है, हर टाइप ऑफ एनर्जी एन स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड करती है। बट नेगेटिव साइन होने की वजह से आप समझ सकते हैं जितना एन बढ़ेगा उतनी नेगेटिव वैल्यू कम होगी, यानी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। फाइन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? जहां पर भी एनर्जी नेगेटिव होती है वो शो करता है कि दिस इज ड्यू टू सम बाउंडिंग फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन शोज that electron is bound due to attractive force, ठीक है। ऑब्वियसली हमने इंफिनिटी पे पोटेंशियल जी का जीरो माना था, तो जितना पास आते गए उतनी एनर्जी नेगेटिव होती चली गई। दैट इज द रीजन कि हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है। होप इट्स बीन अंडरस्टूड प्रीटी वेल। अब सारी कहानी माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से आगे चलेगी। देखो जो क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव के, उसमें ये एक्सप्रेशन काफी यूज होता है। अगर हम हाइड्रोजेनिक एटम्स कंसीडर करते हैं तो देखो Z चलता रहेगा अकॉर्डिंग लिथियम, है ना। लिथियम के लिए क्या आएगा, कितना होता है लिथियम का? अरे लिथियम के लिए Z कितना होता है? 3। टाइम लैग नहीं होना चाहिए, कितनी देर लगती है। चलो लिथियम के लिए Z इज इक्वल टू 3 होता है। और N की बात क्या है, अब यहाँ बड़े ध्यान से देखना। एक तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में समझना, क्या एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू Z के साथ चेंज होती है? मतलब इलेक्ट्रॉन को मैं हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में कंसीडर करूं या हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में कंसीडर करूं या लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट में, क्या उससे कुछ फर्क पड़ रहा है एंगुलर मोमेंटम के ऊपर? नॉट एट ऑल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट। एंगुलर मोमेंटम Z से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये अकॉर्डिंगली चलता है, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल। फाइन। अब बात कर सकते हैं जैसे वेलोसिटी की आई, वेलोसिटी में क्या आ गया, c/137 हाइड्रोजन के फर्स्ट में आ गया। अब जितना हायर जाएंगे उतनी स्पीड कम होती जाएगी, डिवाइडेड बाय n रहता है, जबकि रेडियस में n स्क्वायर का फैक्टर रहता है, वो स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है। अच्छा, और अगर हम एटॉमिक नंबर बढ़ा दे तो रेडियस में क्या चेंज आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर वाज डिवाइडेड बाय, अच्छा देखना जरा z था या z स्क्वायर था, याद है आपको? रेडियस में z था या z स्क्वायर था? z ओनली, वेरी गुड। सो रेडियस के इनवर्स में z आता है सिर्फ, ठीक है तनिषा। तो z स्क्वायर की टर्म तो सिर्फ एनर्जी में आ रही होती है और वो भी न्यूमरेटर में जाता है, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। सो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान बना देंगे। इसे आप ध्यान से याद करके रखिए, आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग इजी हो जाएगी। गॉट दैट? चलिए फाइन, ठीक है। इससे आगे की बात की जा सकती है। आपने स्पीड अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, रेडियस अंडरस्टैंड कर लिया, एनर्जी का एक्सप्रेशन अंडरस्टैंड कर लिया। ये एनर्जीज जान लेने के बाद हम स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर सकते हैं। एनर्जी स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, कौन कौन सी निकलती हैं? लायमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट फंड सीरीज है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी हैं? अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, डीप इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इस तरह से चलता है, ठीक है। इनमें से सबसे पहले कौन सी सीरीज के बारे में पता चला था? लायमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट फंड, बाल्मर सीरीज। why? Because it lies in visible range. रेंज में लाई करती है सर, क्योंकि विजिबल रेंज में लाई करती है, इसीलिए बाल्मर सीरीज का सबसे पहले पता चला था। अच्छा तो ये बताएं, बोहर थ्योरी प्रपोज होने से पहले कितनी सीरीज के बारे में पता था? सिर्फ बाल्मर के बारे में पता था या और भी कुछ सीरीज थी जो पहले से नोन थी? करें आंसर करें।
एनीवन? 3 सीरीज, लाइमन, बाल्मर एंड पास्चन, राइट? लाइमन, बाल्मर, पास्चन सीरीज के बारे में बोहर्स थ्योरी और उसके कंक्लूजन से पहले ही पता था। उसके बेसिस पे दो और सीरीज के बारे में बताया गया, कौन सी? ब्रैकेट एंड फंड, जो लेटर ऑन फिर डिस्कवर भी हुई। ठीक है, हमफरी, ये क्या है? हमफरी क्या बोल रहे हो सावन, अगर बोल के बता सको तो? सर पी फंड के बाद होती है एक और सीरीज। अच्छा, ओके फाइन, ठीक है। चलिए, तो ये सब अंडरस्टैंड करने के बाद हम स्पेक्ट्रल सीरीज बनाते हैं। लिखिए जरा, स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज लिख दें। डिपेंडिंग अपॉन the excitation of electron, depending upon the excitation of electron in hydrogen atom, the excitation of electron in hydrogen atom, comma, following series have been defined. Following series have been defined. उसमें लिखे फर्स्ट वन लाइमन, लाइमन सीरीज। तो यहाँ पे आप थोड़ा क्विक काम करते रहेंगे, सारा मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल पार्ट करते रहेंगे। लाइमन सीरीज में कहां से कहां डी एक्साइटेशन होता है? n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1। ठीक है, बिल्कुल। आप ऐसा समझ के रखना, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, या फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट से ग्राउंड ऑर्बिट, ग्राउंड लेवल पे। तो लिखे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज अब न्यूमेरिकल से इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड लेवल, from first excited state to ground level, ठीक है, such that ultraviolet radiations are emitted, right? अब इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? h into nu is equal to E2 minus E1। सेकेंड से फर्स्ट में जंप बैक किया है, h nu is equal to E2 minus E1। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं हम। एक्चुअली यहाँ पे वेवलेंथ की तरफ ज्यादा जाते हैं। तानिया, मैंने सिर्फ ये बताया कि जो एनर्जी एमिटेड है वो किस रेंज में लाई करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एमिटेड, राइट, सच दैट h nu is equal to E2 minus E1। ये सेकेंड एनर्जी लेवल की एनर्जी है, ये फर्स्ट की है। सो हमें लैम्डा की फॉर्म में जाना होता, तो hc by lambda is equal to hc by lambda is equal to E2 एनर्जी का एक्सप्रेशन माइनस ऑफ 2 pi square m k square z square e power 4 upon n square h square, राइट है? इसमें n 2 यूज हो गया, बस इतना सा फर्क है। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 pi square m k square z square e power 4 upon n1 square h square, राइट? तो यहां से क्या होगा देखिए आप ध्यान से, 1 upon n1 square माइनस 1 upon n2 square, बाहर क्या निकलेगा? 2 pi square m k square z square e power 4 upon h square, ये बाहर निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। एंड व्हाट वी गेट हियर इज 1 by n1 square minus 1 by n2 square, n1 square minus 1 by n2 square, that's it। 1 by n1 square minus 1 by n2 square, this is hc by lambda, hc by lambda is equal to this। ठीक है, तो याद रखिए जब आप एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन रहता है, लेकिन जैसे आप लैम्डा की तरफ जाते हैं तो 1 by lambda becomes equal to क्या? hc इधर नीचे चला जाता है, hc नीचे जाएगा तो क्या बनेगा? 2 pi square m k square z square e power 4 upon h cube into c, राइट, h cube into c, और साथ में 1 by n1 square minus 1 by n2 square। न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बात मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको 1 by लैम्डा के बारे में सपोज पता है और एनर्जी निकालनी है तो सीधा
HC से मल्टीप्लाई करना होता है सीधा HC से मल्टीप्लाई करना होता है, 1 बाय लैम्डा पता है, इसे क्या बोलते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर अगर आपको पता है और एनर्जी निकालनी तो उससे HC से मल्टीप्लाई किया जाता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सावन। तो कोई बताएगा इसे क्या कहते हैं भाई, ये चीज क्या कहलाती है? What do we call this thing? Constant. Rydberg's constant. Rydberg constant, right, exactly. लिखिए जरा, ऐसे मेंशन कर दे, this term is known as Rydberg constant. Rydberg constant को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई मुझे इसकी वैल्यू बता पाएगा कितनी होती है? 109677. डेसिमल डाल के 10 पावर 7 की फॉर्म में 1.1 into 10 power 7. 1.09, सर 1.1 अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। हाँ 1.09 या 1.1 अप्रॉक्स 7 आता है साथ में इनटू 10 रेज़ टू द पावर 7 कितने मीटर, राइट, अप्रॉक्स 1.1 इनटू 10 पावर 7 मीटर। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, 7 ही होता है ना, देखें। यस सर, राइट। सो ध्यान दें, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1.097 इनटू 10 पावर 7। ये बताएं रिडबर्ग कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, ये चेंज भी हो सकता है? Is it a universal constant or can it change? कैसे चेंज होता है बताएं, कब चेंज होता है? It depends on Z. Depends upon, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है बस। Depends upon Z. Z, exactly. Z के साथ कोई और फैक्टर भी है जिसके ऊपर डिपेंड करता है? चलो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, शायद वो अभी एक्सपोज नहीं होगा। Z आप साफ साफ देख पा रहे हैं, इसमें न्यूमरेटर में Z है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिडबर्ग कांस्टेंट जो हमने ये वाला पढ़ा है, ये वाला सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि वहां पे Z की वैल्यू 1 हो जाती है। आप जैसे ही किसी और एटम की तरफ जाएंगे तो Z² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप चाहे तो स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। Rydberg constant would change with atomic number. Rydberg constant would change with atomic number. उसमें Z भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। उसके साथ एक और बड़ी मजेदार चीज मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी तो हमने एक ऐसा सिस्टम कंसिडर किया है जिसमें न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन ही उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब इमेजिन करो कि दो पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में, मतलब न्यूक्लियस जैसे कंसिडर कर रहे हो, उसके कंपैरेबल मास का पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है। मान लो इलेक्ट्रॉन से 1000 टाइम्स मास का कोई पार्टिकल है, वो रिवॉल्व कर रहा है। इन दैट केस क्या चेंजेस आएंगे, आ रहा है सुनने आपको? तो कोई बता सकता है उस केस में यहाँ पे क्या चेंज आएगा? मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर आप आंसर करना। अभी हमने ऐसा कंसिडर किया कि न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है, यानी न्यूक्लियस तो अपनी पोजीशन पे स्टेबलाइज रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। सपोज मैं ऐसा बोल दूं कि हम इलेक्ट्रॉन के मास को 1000 टाइम्स बढ़ा दें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो सपोज वो 1000 टाइम्स ज्यादा मास होता, तो उस केस में यहाँ पर क्या चेंज होता, इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या चीज चेंज होता? एनीवन इन द क्लास? ओके सुने, यहाँ पे जो m लिखा है इसे आप रिड्यूस्ड मास, क्या यूज करते हैं? रिड्यूस्ड मास। आप स्टार मार्क करके बिल्कुल लिख लीजिए, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखिए। in case nucleus does not remain stationary, in case nucleus does not remain stationary due to revolving charge of larger mass, larger किससे? इलेक्ट्रॉन से। due to revolving charge of larger mass, we need to use reduced mass. We need to use reduced mass. ठीक है, यहाँ पे ये मैं बाद में आपको करवाऊंगा भी, जो एडवांस वाले उनको प्रॉपर पूरी डेरिवेशन भी करवाऊंगा। मेडिकल वाले सिर्फ इतना समझ के रखें या जेईई मेंस के पॉइंट से कि भैया यहाँ पे रिड्यूस्ड मास आ जाएगा और यहाँ Z है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट दो चीजों पर बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है, एक वो सिस्टम जो आपने कंसीडर किया है, दूसरा Z। ठीक है, चलिए फाइन। सो अब आपका एक्सप्रेशन वेव नंबर का क्या बन गया, यहाँ पे मैं दोबारा से लिखता हूँ, वेव नंबर 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू
रिडबर्ग कांस्टेंट यानी 1.097 into 10 power 7 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। और यही मान लीजिए कि वो लिथियम की बात कर रहे हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर आपने बताया 3 होता है, तो बस यहाँ पे z स्क्वायर की टर्म आ जाएगी साथ में, z स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, दैट इज 3 स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज द चेंज, गॉट दैट। तो इतनी सी बात समझ में होती है, ये वेव नंबर हो गया। अब यहां से समझना जरा ध्यान से, आर ये बन गया, आपने इसे आर की फॉर्म में लिखा, राइट। अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर लो तो आप आर एच सी करते, किसी को पता है एच सी की वैल्यू कितनी होती है? एच मल्टीप्लाइड बाय सी कितना होता है? 2.5 into 10 power 25. दोबारा बोलो। 2.5 into 10 की पावर minus 25. माइनस 25, दिस इज एच सी। तो फिर से सोचे, अगर ये वैल्यू आपको पता है, अगर ये वैल्यू आपको पता है, पहले भी यूज की थी ना हमने ड्यूअल नेचर के अंदर, ये वैल्यू अगर आपको पता है तो यहाँ पे कितना फायदा हो जाता है कि आपको वेव नंबर के बारे में पता है और आप एनर्जी निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। Hc is 2.5 10 power minus 25 units, फाइन माय डियर। तो ये एक बेसिक पार्ट मैं आपको करवा रहा था जिसमें मैंने 1 by लैम्डा सॉल्व करवाया, 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। एक काम और कर दीजिए मुझे, इस लाइमन सीरीज के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ हो सकती है, लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ हो सकती है, वो आप मुझे बता पाएंगे? भाई लाइमन सीरीज कोई सेकंड से फर्स्ट पे जंप पे तो नहीं होता, थर्ड से फर्स्ट पे भी हो सकता है और फोर्थ से फर्स्ट पे भी हो सकता है। सो जब भी किसी हायर एनर्जी स्टेट से और ग्राउंड लेवल पे डी एक्साइटेशन होगा तो हम क्या कंसीडर करेंगे? लाइमन सीरीज। तो लिख दीजिए स्टार मार्क करके, basically de-excitation from any higher energy level, de-excitation from any higher energy level to ground level, results in Lyman series, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जैसे मैंने जो स्टार्ट किया वो E2 से E1 किया था ना, तो आप E2 की बजाय क्या कंसीडर करेंगे? En, nth एनर्जी स्टेट, nth एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में जाना है। सो nth के लिए क्या आ जाएगा? n, यहाँ पे n, राइट। सो दैट इज इट, ये बन जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन। सो ये आप करेक्शन यहाँ पे कर लो, बाद में करना आपकी मर्जी है। लाइमन सीरीज अगर आप बता रहे हैं तो ग्राउंड लेवल में डी एक्साइटेशन चाहिए, सेकंड से भी हो सकता है, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, एंड सो ऑन, कहीं से भी हो सकता है। फाइन, गॉट दैट। चलिए फाइन, अब इसमें आप मुझे सबसे बड़ी वेवलेंथ निकाल के बता सकते हैं? पहले तो ये बताएं कि सबसे बड़ी वेवलेंथ के लिए आपको डी एक्साइटेशन 2 से 1 में चाहिए या इंफिनिटी से 1 में चाहिए? 2 से 1 में। 2 से 1 में चाहिए, तो निकाल दो फटाफट, सॉल्व करिए फटाफट। द हाईएस्ट वेवलेंथ ऑब्टेन्ड इन लाइमन सीरीज, highest wavelength obtained in Lyman series, 1 by lambda alpha, इसको अल्फा बोलते हैं बेसिकली, इज इक्वल टू, हाँ जी, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.097 into 10 raised to the power 7 into, हमें 2 से 1 में लेके आना, तो 1 minus 1 by 4, that is 3 by 4। यहां से सॉल्व करें और लैम्डा अल्फा बताएं जरा मुझे। आपका आंसर नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, किससे भी हो सकता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कम ऑन क्विक। शांति से ना बैठे, जितना आप यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे उतना आपकी इंप्रूवमेंट रहेगी, ये याद करके रखना। यू नीड टू कीप वर्किंग, कीप सॉल्विंग। हेरिका, हाउ आर यू डियर? इट्स बीन लॉन्ग टाइम। लेकिन चिंता मत करो, अभी बस मैं कल परसों में सेंटर जाना शुरू कर दूंगा, तो फिर एक एक करके आप लोगों को बुलाता हूँ, है ना। अभी जैसे 11th के कुछ स्टूडेंट्स ने आके पढ़ना शुरू किया था ना, तो दे कुड नाउ अंडरस्टैंड कि भाई देयर इज अ बेटर लिंक व्हेन यू आर इन फ्रंट, और फिर वो जैसे ऑनलाइन क्लास कर रहे थे तो दे कुड मेंटेन दैट लिंक। सो आई वाज जस्ट टेलिंग देम कि 12th के स्टूडेंट्स क्योंकि पहले पढ़ चुके तो दे कुड स्टिल कनेक्ट फ्रॉम देयर होम। सो एरिका गिव्स मी द आंसर,
1215.7 into 10 power 8 8 तो नहीं माय डियर, आपने बताया लैम्डा सॉल्व कैसे रहा, आपको लैम्डा बताना है, उसका इन्वर्स करके बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका इन्वर्स करो करो, शाबाश करो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे बता सकते हैं आप। सो आप लोग जो मुझसे मिल चुके हैं वो घर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि हाँ कुछ ना कुछ कनेक्ट होता है। मैं भी एट टाइम्स कोई बच्चा आंसर करता तो उसका फेस विजुलाइज कर पाता हूँ। आप तो देख ही रहे होते हैं मुझे। हाँ वो, यस अनुषा। Sir, 121.56 nanometers. ओके, कैन आई से इट इज, एक बार दोबारा बोलना, 121.56 nanometers. nano is 10 power minus 9, is it 120 Yes, nanometers? sir. Yeah, 121.5 nanometer, राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब 2 से 1, मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम का मतलब ऐसे आप 1 अपॉन इंफिनिटी कर देंगे, लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम, सॉरी फॉर मिनिमम वेवलेंथ, फॉर मिनिमम वेवलेंथ, हाँ जी, m becomes infinite, right? So simply this into 1 minus 0, so inverse of Rydberg constant। वैसे एक मजे की बात बताऊं आपको, अगर आप इनवर्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट याद कर ले तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना और भी आसान हो। ये जो इतनी मेहनत लगी, यहाँ देखो कितनी आसान हो जाएगी। लैम्डा निकालना है 4/3 टाइम्स इनवर्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। एनीबॉडी कम ऑन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट? एनीवन? आई स्टिल गिव यू टाइम टू कैलकुलेट इट, यू कैन, ओके। अभी जिसने आंसर किया, क्या वो बोल के अपना नाम बता सकता है? लिनोवो टैब पे जो काम कर रहा है, मुझे मतलब ऐसे नहीं समझ आ रहा। सर चेक। ओके चेक, वेरी गुड। इनवर्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, बाकी लोग भी सॉल्व करें फटाफट से, ये चीजें बहुत काम आएंगी क्वेश्चन सॉल्विंग में। शी सेज इट इज 912 एंगस्ट्रॉम। आप फटाफट से सॉल्व करके अपना आंसर चेक करें। यशिका भी बोल रही है 912 एंगस्ट्रॉम। यशिका वेरी गुड, 912 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए जरा, ये जो आपने आंसर फाइंड किया था क्या उससे मैच करता है? लैम्डा अल्फा फाइंड करने के लिए मैं यूज करता हूं 912 एंगस्ट्रॉम, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 4/3, 4/3। तो देखते हैं, 3 3s are 9, right? 0 4, then 4 4s are 16, 4 3s are 12। इतने एंगस्ट्रॉम, इतने एंगस्ट्रॉम मतलब into 10 raised to minus 10। Is it 121.6 into 10 power minus 9? Is it? Yep. So that helps a lot. So मेरे को चाहिए कि आपको एक तो HC वाली वैल्यू जो आपने याद करी 2.5 10 power minus 25, ये लर्न रहनी चाहिए अच्छे से, जो ड्यूअल नेचर में भी हेल्प करेगी और यहाँ भी हेल्प करेगी। सेकेंड, आपको 1 अपॉन रिडबर्ग कांस्टेंट भी याद होना चाहिए। रिडबर्ग कांस्टेंट इज 1.097 10 power 7 and inverse is 912 angstrom, which is quite helpful. Fine. So एक चीज और इसमें ऐड ऑन करूंगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है आंसर के अंदर, तो अगर आप एक प्लेस और आगे तक लर्न कर पाए, नथिंग लाइक दैट, एक प्लेस और आगे तक कर लेंगे तो वो एक्यूरेसी आ जाएगी जो यहाँ पे हल्के से मिस आउट। बट चलिए एनीवेज, इट्स नॉट बैड टू गो अप टू 912 एंगस्ट्रॉम। आई होप ये सारी बातें आपको समझने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज आपके पास है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? सही तरीके से अप्रोच करने की। तो जब ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग भी आसान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी पहली सीरीज थी लाइमन सीरीज, जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में जाती है, जिसके अंदर जो मैक्सिमम वेवलेंथ आती है वो हमारे पास आई 121.56 नैनोमीटर, और जो मिनिमम आएगी वो अभी हमने जो सॉल्व किया 912 एंगस्ट्रॉम, 91.2 nanometer. Hope it's clear to everyone now, right? Moving on to next series. Next series कौन सी है? Palmer. Palmer. Yeah, Palmer series. So Palmer series के अंदर n is equal to 2 के ऊपर d excitation required रहता है। लिख सकते हैं आप? It lies in visible range. It lies in visible range and was the first discovered
spectral series and was the first discovered spectral series which is obtained due to de-excitation of electron into second orbit. De-excitation into second orbit. तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लें यहाँ पे. चलो यहां से शुरू करता हूं. h nu becomes equal to energy of nth level minus energy of second level. राइट इसमें 1 by lambda क्या आ जाएगा? 1 by lambda will be equal to 1.097 into 10 power 7 into 1 by n2 square minus, ये से मैं 2 लिख दूं सीधा. 1 by 2 square थोड़ा सा आसान लगेगा, minus 1 upon n square, है ना? ऐसे लिखते हो ना आप लोग. So n की वैल्यू 2 पुट कर दी. That's it. अब यहां फिर से लैम्डा देखने जाएंगे, तो जैसे थर्ड से सेकंड में आएगा तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, और जब इंफिनिटी से 2 में आएगा तो वो मिनिमम वेवलेंथ होगी. ठीक है, तो भाई एक काम करो, इसकी मुझे आप जरा मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करके बता दीजिए क्विकली. लेट अस कैलकुलेट दी मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्स. लैम्डा मैक्स के लिए मुझे n is equal to 3 कंसीडर करना पड़ेगा. 3 to 2 का ट्रांजिशन कंसीडर करना पड़ेगा. जब मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कंसीडर करूंगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी. बस इतना सा ध्यान. सो 1 by lambda is equal to 1.097 into 10. देखते कौन पहले सॉल्व करेगा. 1 by 2 square is 4 minus 1 by 3 square is 9. 1 by 4 minus 1 by 9 is 9 minus 4 5 by 36. राइट 5 by 36. so 36 by 5 जाऊंगा मैं सीधा. लैम्डा उसे लैम्डा अल्फा बोलते हैं. लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, इसका इनवर्स क्या था? 912 एंगस्ट्रॉम इनटू 5 by 36 था तो 36 by 5. इतने एंगस्ट्रॉम आंसर आना चाहिए इनटू 10 पर -10. फटाफट सॉल्व करके बताओ लगभग कितना आंसर आ रहा है आपका. जल्दी करें, मैं तब तक एनसीईआरटी से इसका आंसर चेक करता हूं, क्योंकि ये मुझे आपको एनसीईआरटी से भी रीड करवाना है डायरेक्टली. फटाफट से सॉल्व करके बताएं. कम ऑन, व्हाट इज योर आंसर फॉर लैम्डा अल्फा? लैम्डा अल्फा अब तक देर नहीं लगनी चाहिए यार. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल रीजन. गिव योर आंसर, कम ऑन. सिक्स 56 के आसपास. राइट, बिल्कुल सही. एनसीईआरटी का आंसर एग्जैक्टली 656.3 नैनोमीटर. 656.3 नैनोमीटर. वही मैं बोल रहा हूं, अगर आप इसे ना 1 डेसिमल प्लेस आगे तक कर लोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी. सो मुझे क्लास के ड्यूरिंग कोई करके बताए अगले 2 4 5 मिनट में कि 1 डेसिमल प्लेस ज्यादा तक जाऊं तो ये सॉल्व करके क्या प्रोवाइड करता है. ठीक है, 656.3 नैनोमीटर ये आती है हमारे पास बाल्मर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ. राइट, चलिए फटाफट मिनिमम वेवलेंथ फाइंड कर दीजिए. आपको यहां क्लियर कर दूं, अल्फा बीटा गामा होती है, एच अल्फा बोलते हैं उसे. एच अल्फा लाइन क्या होती है? एच अल्फा क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑब्टेन्ड इन बाल्मर सीरीज. आप यहीं पे साथ साथ लिखिए स्टार मार्क करके. द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑब्टेन्ड, longest wavelength obtained is called H alpha. H alpha. ये बाल्मर सीरीज के बारे में बात की जा रही है. So which is 656.3 नैनोमीटर. So that was it. इसके बाद जो n is equal to 4 से 2 में ट्रांजिशन आएगा वो H बीटा बनेगी, फिर H गामा एंड सो ऑन. सो H अल्फा बीटा गामा लाइंस का मतलब क्या है? राइट, ये क्लियर करें. और एनसीईआरटी में पेज नंबर 421 पे ये पार्ट गिवन है, वहां से आप इसे रीड करेंगे. अब मुझे फटाफट H इंफिनिटी फाइंड करके बताएं. H infinity, that is shortest wavelength. H infinity या lambda infinity basically is equal to 364 nanometer.
364 nanometer. So it is 364.6 nanometer exactly as per NCERT. 364.4 nanometer. आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या करना होगा, ये 0 बन जाएगा 1/infinity. तो बेसिकली आपको जो ये है इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो this multiplied by 4, that is 364.4 nanometer. ठीक है, तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, कोई बच्चा मुझे फटाफट से सॉल्व करके बताएगा कि ये जो वैल्यू आ रही है ना रिडबर्ग कांस्टेंट के इनवर्स की, ये 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आगे तक कितनी जा रही है. ये 911.57 एंगस्ट्रॉम है. 911.57. तो शायद उससे आपको यहाँ काफी आराम हो जाएगा एक्यूरेसी से आंसर बताने में. ठीक है, क्योंकि इससे वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आ रही है हर बार, तो दैट विल गेट करेक्टेड. फाइन, आई होप यू कैन नाउ अंडरस्टैंड वेरी वेल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. लाइमन सीरीज हो गई, बाल्मर सीरीज हो गई. बाल्मर सीरीज में H अल्फा H बीटा H गामा लाइन का मतलब क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है दैट इज नोन एज H अल्फा लाइन एंड मिनिमम वेवलेंथ इज कॉल्ड H इंफिनिटी लाइन. ये सारी लाइंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, यहीं पे हमने क्यों बात करी. तो आपको कल भी मैंने प्रॉब्लम बताया था कि फ्राउनहोफर लाइंस बोलते हैं हम लोग, राइट. सन से जो रेडिएशंस निकली वो हाइड्रोजन के बहुत बड़े एटमॉस्फेरिक पार्ट को क्रॉस करके आती है, तो हाइड्रोजन में उन सब फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जिनके कोरिस्पोंडिंग हमें यहाँ पर डार्क लाइंस मिलती हैं. वो सारी के सारी फ्राउनहोफर लाइंस है. उन फ्राउनहोफर लाइन में H अल्फा H बीटा H गामा H इंफिनिटी गिवन है. H alpha is the maximum wavelength, H infinity is the minimum wavelength. That you can now understand from here. 656.3 nanometer is the maximum wavelength and 364.4 nanometer is the minimum. Right? Got that? तो ये था 911.577. चलिए ठीक है, that's okay, good. जहां तक आप इजीली याद रख पाए वो कर ले. 912 is the minimum one that you have to memorize. 911.577 as Erica says. So डन. आगे बढ़ते हैं. लाइमन बाल्मर के बाद पास्टन ब्रैकेट फंड. क्या मैं आपको अब ये आगे का काम खुद से करने के लिए दे सकता हूँ. लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में थी, बाल्मर सीरीज विजिबल में थी. इसके बाद वाली जो सीरीज है वो आप बोल सकते हैं इंफ्रारेड रीजन में चली जाती है. हाँ एग्जैक्टली, ठीक है. तो इंफ्रारेड रीजन में चली जाती है पास्टन ब्रैकेट एंड फंड. वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, खुद से कर लेना. स्पेस छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए लिखने के लिए. और एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना लिखने की जरूरत है. तो उसमें पता है क्या करो, स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन पहले ही डिराइव करो. वो जनरल एक्सप्रेशन कैसे डिराइव होगा वो मैं लिख के बताता हूँ आपको. कि जब आप स्पेक्ट्रल सीरीज समझाने लगे, एक्सप्लेन करने लगे, तो पहले से ही H न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं En माइनस En2 माइनस En1. ठीक है. और फिर अल्टीमेटली 1 बाय लैम्डा क्या बन जाएगा, 1.097 into 10 power 7 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन कर लो पहले. ये करने के बाद फिर बताते जाओ कि भैया अगर हम if we are talking about Lyman series then n1 is 1, right? In case of Balmer series n1 is 2 and so on. n2 की वैल्यू से हायर कुछ भी हो सकती है. कर लोगे ना. अब ये जब बनाओगे ना तो इसके साथ साथ आपको ये जरूर बना के दिखाना है कि इस तरह से देख सकते हैं आप, ये जैसे ऑर्बिट्स होती है कुछ वैसा ही बना के दिखा रहा हूं कि ये हमारा n1 है. n1 है 2 से 1 में आना, 3 से 1 में आना, 4 से 1 में आना. ऐसे बना सकते हो, थोड़ा सा अंदर की तरफ करके बना सकते हो, मतलब रेडियल बना सकते हो. दैट विल गिव इवन बेटर लुक. तो जैसे यहां से इधर बनाया, इधर से इधर की तरफ बना दिया, इधर से इधर की तरफ, ऐसे कर, राइट. तो ये वाला जो है ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, लाइमन सीरीज को. और एक बना देता हूं बाहर. तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट फंड वहां तक तो दिखाना ही पड़ेगा. लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट फंड. तो एटलीस्ट मुझे एटलीस्ट यहां तक जाना होगा और इसके बाद मैं क्या करूंगा, डॉटेड ऐसे करके. सो दिस इज फॉर लाइमन. देन फॉर सेकंड वन के लिए कहां से शुरू करोगे, यहां से. इधर आया, इधर आया, इधर आया और इधर ऐसे. इसमें भी फर्दर आप शो कर सकते हैं. So this is for Lyman series, this is for Balmer series. Next आप करेंगे यहाँ इस तरीके से Lyman Balmer पास्टन ब्रैकेट फंड एंड सो ऑन. क्लियर. Lyman
बार्मर, पास्कल, ब्रैकेट एंड फर्म। तो ये जो मैं आपको प्रिंटेड नोट्स दे रहा हूँ, उन नोट्स को प्रॉपर्ली बना के शो कर रखा है। तो देखिए जरा, इट इज एट दिस पेज नंबर 6। जिन्होंने नोट्स कलेक्ट कर लिए बहुत बढ़िया, नहीं किए वो सर से कलेक्ट कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा। सो ये इस पेज पे पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आई होप कर लेंगे आप अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आता है एनर्जी लेवल डायग्राम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखिए नेक्स्ट, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, तो सबसे पहले तो भाई जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो सबको अच्छे से याद होना चाहिए, -13.6 अपॉन n स्क्वायर, एज फार एज आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन ओनली, राइट। लिखिए जरा एनर्जी लेवल डायग्राम, उसमें मेंशन करें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, En लिख देते हैं। En is equal to -13.6 upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फटाफट से एक काम करें, E1, E2, E3, E4, E5 यहां तक की वैल्यूज मुझे फटाफट से फाइंड करके बताएं, जल्दी करें। E1 कितना आएगा, E2 कितना आएगा, E3 कितना होगा, E4 कितना होगा और E5 कितना होगा। एटलीस्ट मुझे 5 वैल्यू टिप्स पे चाहिए, फटाफट से सॉल्व करें। आपको 1-1.25 मिनट, 1.5 मिनट से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी करते जाएं, ठीक है। मेरा मानना है कि फर्स्ट आपने सॉल्व कर लिया होगा, E1 में तो कुछ बताना ही नहीं है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड भी आपने सॉल्व कर लिया होगा, 4 से डिवाइड ही करना था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यप, एंड देन -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट? यस सर। तो ये बिल्कुल टिप्स पे याद चाहिए मुझे 100%। तो -13.6 अपॉन n स्क्वायर होता है, जैसे n को 1 पुट किया तो -13.6 इटसेल्फ आ गया, फिर नेक्स्ट में -3.4, नेक्स्ट में -1.51, नेक्स्ट में 0.85, नेक्स्ट में 0.54। ये अभी याद करना है ऐसे, आपको बात के लिए नहीं छोड़ना। इसका बेनिफिट क्या होगा, अब साथ साथ एक काम और करते जाएं, ये जो E2 E1 बनता है वो लिखिए कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पता है क्या समझाता है, सीधा सीधा अभी आज ही या कल की क्लास में आपसे डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, राइट। जब वो दूसरे ऑर्बिट में जाना चाहता है तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके ही जा सकता है। यानी एक फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को कहता है ले भाई ले, खाना खा लिया ना, एनर्जी ले ले। तो वो कहता है कि देख भाई, अगर तो तेरे पास इतनी एनर्जी की तू मुझे नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंचा सके या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंचा सके, सो ऑन, तब तो ठीक है, मैं तेरे से खाना ले लेता हूँ, नहीं तो भाई तू भाग यहाँ से, मुझे जरूरत नहीं है। यानी कि सेम ऑर्बिट में एनर्जी नहीं बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है नेक्स्ट ऑर्बिट में जाके। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन तभी एक्साइट होगा जब उसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी का फोटोन मिलेगा। आर यू गेटिंग दैट? तो हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पड़ा है तो उसे एक्साइट करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए, बताएं कितनी एनर्जी का? 10.2 इलेक्ट्रॉन। तो जब तक 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन आकर हाइड्रोजन एटम पे बम्बार्ड नहीं होगा, तब तक उसका ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन एक्साइट। फाइन, इसके साथ थोड़ा सा पॉइंट मैं ऐड ऑन करूंगा, आप में से कोई आंसर करना चाहे तो कर सकता है। अगर मैं फोटोन्स की रेडिएशन की बजाय, मतलब जो फॉल कर रही है, मैं उसके ऊपर कोई स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स बम्बार्ड कर दूं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स ही बम्बार्ड कर दिए, प्रोटॉन्स बम्बार्ड कर दिए, या फिर समझिए अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कर दिए, तो वहां पर भी ये इस टाइप की कंडीशन सेम रहती है क्या, बताएं। कंडीशन का मतलब कि जैसे अगर फोटोन की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। वो उसके लिए मैं एक पॉइंट और कवर अप कर देता हूं। ये तो था फर्स्ट और सेकंड के बीच का। अब चलिए फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिफरेंस बताना जरा, फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, एनीवन? दिस माइनस दिस कर दो फटाफट, मतलब वैसे तो दिस माइनस दिस करना है, न्यूमेरिकली बोल रहा हूं,
कितनी देर यार? 12.09 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी अप्रोक्सीमेटली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? सो मेरी बात सुनना, 10.2 के बाद सीधा आता है 12.09, यानी कि अगर कोई 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आ जाए तो क्या इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में उसे एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बीम या प्रोटॉन बीम या अल्फा पार्टिकल की बीम जिसके पास एनर्जी, मतलब हर एक पार्टिकल के पास एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर वो बम्बार्ड करे तो क्या वो ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट स्टेट तक एक्साइट करवा, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक एक्साइट करवा सकता है? यस और नो? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी और नो? बताएं शाबाश, बोलो यस और नो, बोलो अंकिता। ठीक है, आ सकता है सर। हाँ, तो एक या दो बच्चे यार जो कॉन्टिन्यूसली आंसर करे, सावन, अंकिता, है ना? एक बार हरिका ने बीच में आंसर किया, एक बार चैक को मैंने बोला, आप लोग कॉन्टिन्यूसली क्यों नहीं आंसर करते हो? यू शुड चैक। अब तो आप जानते हो, मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका है ना, क्लास में आप अब एंजॉय करने लगे, तो यहाँ पे भी कोशिश करो उसी तरीके से आंसर करने। यू कैन ऑन स्विच ऑन योर माइक एंड गिव योर आंसर। तो देखिए, फिर से ध्यान दें, अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आ जाए तो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड कर दिया जाए तो वो पार्शियली इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी आपको समझना जरूरी था। सो 10.2 12.09, एक और बता दे मुझे जरा, ये यहां से यहां तक कितना आएगा, देखना जरा, दिस माइनस दिस कितना आएगा, जल्दी करें। 12.75 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं ये यहां तक तो जाता हूं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन देखे हैं मैंने। ठीक है, इससे आगे की मर्जी तुम्हारी है। सो 10.2 12.1 बोल सकता हूँ, 12.09 बोल सकता हूँ, 12.75 बोल सकता हूँ। ठीक है, इस एनर्जी के फोटोन्स आएंगे तो एक्साइट कर पाएंगे। तो अब तो याद हो गया होगा ना, -13.6 -3.4 -1.51 -0.85 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिफरेंस, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ सो दैट यू कैन डू दीस क्वेश्चंस इजीली, बहुत ही आसानी से हो जाए। ठीक है बच्चों, ये थे हमने एनर्जी लेवल्स डिफाइन कर लिए। अब एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, पता है क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए सबसे नीचे वाला लेवल बनाया, सबसे नीचे वाला यानी ग्राउंड लेवल, कितना, -13.6, सारी वैल्यू सपोज करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहां से क्या करते हैं, पहला दूसरा जो लेवल है वो हम इतनी दूर बनाते हैं, इसकी एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट वाला जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये कितना, -1.51 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद वाला और थोड़ा पास ले आते हैं, समझ लो, वो कितना है, -0.85 इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट वाले को और पास ले आते हैं, दैट इज -0.54 इलेक्ट्रॉन। समझ लो, सो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है। इसके बाद फिर आप ऐसे करके डोटेड करके लेवल्स और क्लोजनेस में दिखा सकते हो, बस ऐसे करके शो करो, दैट्स इट। क्लियर हुआ? सो ये बेसिकली एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है। क्या करता है एनर्जी लेवल डायग्राम? एनर्जी लेवल डायग्राम एक वेल स्पेस्ड लाइंस के थ्रू, एक स्केल के ऊपर, वेल स्पेस्ड लाइंस अकॉर्डिंग टू अ स्केल represent different energy levels and the difference between them can easily be calculated just by taking the subtraction. ये होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें से आप ये कंप्लीट कर लेना, डेफिनेशंस वगैरह लिख लेना, और ऐसे करके देख सकते हैं। जब आप लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो 13-13.6 वाले लेवल के ऊपर 1 2 3 ऐसे करके लाइन शो कर सकते हैं, ऐसे ये सब कुछ बना लेंगे। दिस इज अबाउट एनर्जी लेवल डायग्राम। मुझे वैल्यूज याद करवानी थी जो मैंने आपको करवा ली है। अब मैं रीड कर दूं, ये क्या बोलता है, इट इज अ डायग्राम इन विच एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स of an atom are represented by parallel horizontal lines drawn according to some suitable energy scale. Fine. Such a diagram illustrates more clearly the known facts about the stationary states and the emission or absorption of various spectral lines. That's what I'm saying. It becomes very easy to find out the difference between different energy states. तो कर लेंगे आप ये, ठीक है। सबसे मेजर चीज यहाँ पे यही थी। अब मुझे एक फॉर्मूला बताएं जरा, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है और वहां से
फर्स्ट यानी ग्राउंड ऑर्बिट के अंदर जंप करने के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जाए तो कितनी वेवलेंथ्स निकल सकती है? लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल, लाइंस या हम वेवलेंथ की बात कर सकते हैं, वेवलेंथ पॉसिबल। एक इलेक्ट्रॉन jumps from nth orbit to ground state, from nth orbit to ground state। बताइए जरा कितनी सारी को मिल सकती है? मैं चाहूंगा कि सावन और अंकिता के अलावा कोई और आंसर करे इस क्वेश्चन का। तनिषा, यशिका और बहुत सारे बच्चे हैं हमारे। अभिनव लाठर जी कहाँ बैठे हुए हैं? देखना, अभिनव लाठर, अमूल्या, अंकिता, अनुषा, भव्या, हैरिका, हर्षित, इमरान, लीना, चहक, मात्रिका, प्रांजल, सावन, शिवांग, सिमरन, तान्या, विवेक, यशिका, इतने सारे बच्चे यार, तुम लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ शाबाश। n into n minus 1/2। बहुत बढ़िया, शाबाश चहक। सो nth ऑर्बिट से अगर ग्राउंड पे आता है तो n into n minus 1 divided by 2 is the, this represents the number of different radiations that come out, right? Number of different radiations that come out। वैसे एक्सप्लेन करूंगा, बाकी लिखे फटाफट। n into n minus 1/2 देखते हैं कैसे। ये मान लीजिए ग्राउंड स्टेट है, तो ऊपर चला गया क्या? ये है ग्राउंड स्टेट, ये है सपोज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। वैसे तो डिस्टेंस को थोड़ा कम करना होता है, जरूरी होता है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स को दिखा रहे हैं आप, ऐसा करके, ठीक है। तो देखिए, अगर n इज इक्वल टू, मैं पहला केस कंसीडर करता हूँ कि n को 2 कंसीडर कर लेता हूँ। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, ठीक है। सो 2 से 1 में आने का तो एक ही तरीका हो सकता है भाई, देखते हैं। 2 into 2 minus 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आंसर। डन, सेटिस्फाइड। अब पुट करते हैं सेकंड केस में, n इज इक्वल टू 3। 3 से जाएगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहला तो भाई 3 से 2 पे जंप कर सकता है, और फिर 2 से 1 पे। ये बात ध्यान से सुनना, 3 से 2 पे आके रुकेगा थोड़ी ना, लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। 3 से 2, 2 से 1 और सीधा 3 से 1। तो मुझे तो 3 पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। देखिए क्या ये सेटिस्फाई करता है? n को मैंने 3 पुट किया, 3 into 2/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 3। बिल्कुल सही, आ रहा है समझ में? अब 4 कंसीडर करता हूं, थर्ड केस, n इज इक्वल टू 4। फोर्थ से थर्ड पे आ सकता है, थर्ड से फिर सेकंड पे, सेकंड से फिर फर्स्ट पे, एक लूप कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ से सीधा सेकंड पे, फोर्थ से सेकंड पे आ गया, सेकंड से फर्स्ट। अब वो अलग से नहीं बनाना, वो तो ऑलरेडी बना। फोर्थ से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट, गॉट दैट। और फिर सीधा फोर्थ से फर्स्ट, और ये वाली पॉसिबिलिटी बना रखी हमने कि फोर्थ से थर्ड पे आया, थर्ड से सीधा नीचे भी आ सकता। तो ये कितने बन रहे हैं देखना, 1 2 3 4 5 6 आंसर मिल रहे हैं। चेक करें यहाँ आएगा क्या, n into n minus 1 divided by 2। तो बिल्कुल सही, 6 आंसर मिल रहा है। आई होप अब आपको पूरी तरह से क्लियर होगा कि ये क्या फंडामेंटल है, किसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, राइट है। सो nth ऑर्बिट से अगर ग्राउंड स्टेट में आता है तो n into n minus 1/2। अब लिखिए नेक्स्ट पार्ट। आप चाहे तो ये वाला बना के दिखा सकते हैं, ये n is equal to 4 के लिए बना रखा है। 4 से 3 में, राइट, 4 से 2 में, 4 से 1 में, फिर 3 से 2 में, 3 से 1 में, और 2 से 1 में। ये सारी पॉसिबिलिटीज है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस इलेक्ट्रॉन de-excites from nth excited state। अभी तो क्या था, nth ऑर्बिट थी, अब है nth excited state। तो फिर से कोशिश करें आंसर करने की कि अगर nth excited state से ग्राउंड लेवल पे आना है तो फिर नंबर ऑफ सीरीज, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड कितनी होगी? बताइए बताइए बताइए, आई शैल वेट। जल्दी करें भाई, देर ना हो जाए कहीं।
हो जाए, मैं सोच रहा हूँ गाने गा पड़ता है ना। मैंने यूट्यूब पे सारे देख लिए, कोई नाचता है, कोई कुछ करता है, कोई डराता है बच्चों को, कुछ कर रहा है, गाने गा दिया। चलिए, अभी आई वाज जस्ट वाचिंग अ सीरीज ऑन प्राइम, बंदिश बैंडिट्स, राइट? सो आई एम इंस्पायर्ड। तो क्या आंसर होना चाहिए? n प्लस 1 इंटू n डिवाइड बाय 2। शायद यही आंसर बोला सावन आपने। n प्लस 1 यस इंटू n बाय 2। लेट्स सी। अब n क्या है? n इज द एक्साइटेड स्टेट। जो सेकेंड लेवल है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है? फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकेंड लेवल, यानी n इज इक्वल टू 1। ध्यान दें, दोनों में ढंग से डिफरेंशिएट कर लें। यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा था ऑर्बिट को, यहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहा है एक्साइटेड स्टेट को। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 पुट करें। n को 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 बाई 2 आ गया, आंसर 1। मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, यहाँ पे बना है, ठीक है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बाद सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वैसे कौन सी ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट है। तो न्यूमेरिकल्स करते हुए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते हुए यहाँ पे मार नहीं खानी बस आपको। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम तो इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। 2 प्लस 1 3 इंटू 2 बाई 2, 2 इंटू 3 बाई 2, तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। फाइन है भाई। अब ये वाला हमारे लिए n कितना होगा? 3 होगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी n इज इक्वल टू 3 पुट करो। 3 प्लस 1 इज 4 इंटू 3 बाई 2, सो आंसर कितना आ गया? 6। दैट सिंपल इट वाज। सो अगर मैं ऑर्बिट की बात कर रहा हूं तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2, और अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं तो n प्लस 1 इंटू n बाई 2। तो बेसिकली किया क्या? 1 ऐड कर दिया गया है, n प्लस 1 n बाई 2, दैट्स इट। गॉट दैट? एक्साइटेड स्टेट में ऐसे सॉल्व करना है। डन। और अब सबसे मुश्किल प्रश्न लिखें जरा। इन केस इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स, in case electron d excites from n2 orbit to n1 orbit, d excites from n2 orbit to n1 orbit, what is the number of spectral lines obtained? n2 से n1 में जंप करता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आई एक्सपेक्ट सम ऑफ यू टू गिव आंसर टू दिस, कम ऑन क्विक। n2 से n1 में जंप करेगा तो क्या आंसर मिलेगा? यस अंकिता, यू कैन। n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 by 2. Okay, very good. n2 minus n1 and n2 minus n1 plus 1 divide by 2। बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक्सीलेंट, वेरी गुड। बाकी लोग भी लर्न करेंगे। हर एक में माइनस ही तो आ रहा था यार। तो n2 minus n1 plus 1 divide by 2। तो जैसे ग्राउंड स्टेट बोलते हो, ग्राउंड स्टेट में n1 को 1 बोल देते हो ना, तो n1 को अगर 1 पुट कर दो तो यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे n minus 1, तो क्या फॉर्मूला था? n minus 1 into n by 2, तो वही बनता है, देखो। क्लियर? तो याद रखना बहुत आसान है, अगर आप n1 को 1 पुट करें तो आपको आंसर मिलना चाहिए n into n minus 1 by 2। So n2 minus n1 plus 1 upon 2. So this gives you the number of spectral lines when it jumps from n2 state to n1 state. Very good, Ankita. चलिए ठीक है, काफी सारी चीजें हमारी आज ठीक से ढंग से रिवाइज हो गई हैं, ठीक है। जंपिंग वंपिंग वाला हो गया है। और अब वो जो मैं कह रहा था कि लिखवा दूंगा तुम्हें, काइंडली राइट डाउन स्टार मार्क करके लिखिए। फॉर excitation of electron, for excitation of electron, comma, energy of photon must be, energy of photon must be exactly equal to the, energy of photon must be exactly equal to the energy difference, energy difference between two energy states,
between two energy states. Between two energy states. ठीक है? For example, photon of energy 10.2 electron volt would only be absorbed. Photon of energy 10.2 electron volt would only be absorbed for excitation from ground state to first excited state. Ground state to first excited state. ठीक है, हो गया? अब स्टार मार्क करके लिखिए whereas bombarding particles like electrons, alpha particles can share partial energy. During collision. जब वो कोलाइड करेंगे तो ड्यूरिंग कोलिजन दे कैन शेयर पार्शियल एनर्जी. ठीक है, मतलब अगर वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उससे इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाए और वो ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी है. तो मेरे ख्याल से मैंने आपको लगभग सारी चीजें करवा दी है और सिर्फ याद करने के पॉइंट से 2-3 चीजें बचती हैं एंड में, वो मैं इसी में से करवाऊंगा, आप खुद से लिख लेना. एक तो भाई लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी. बोहर थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी बता सकते हैं आप? बोहर की लिमिटेशंस क्या थी? क्या बोहर न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन कर पाया? हाँ जी, न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन हो गई. क्या वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पाया? हाँ जी, स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन हो गई. क्या वो स्पेक्ट्रल सीरीज एक्सप्लेन कर पाया? हाँ, जितना हमने अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से स्पेक्ट्रल सीरीज भी एक्सप्लेन हो गई. लेकिन ट्रूली स्पेक्ट्रल सीरीज पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं होती. तो कोई बता सकता है क्या एक्सप्लेन नहीं हो पाया स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर? He told quantization of angular momentum but could not prove it. Fine, वो हमने प्रूव कर लिया. We are bigger genius. और कुछ बोहर और क्या नहीं बता पाया? मैं स्पेसिफिकली जो पूछ रहा हूँ कोशिश करो उस डायरेक्शन में आंसर करने की. स्पेक्ट्रल सीरीज कहने को तो लैमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट हाँ जी. Someone is saying स्टार्क एंड जीमन इफेक्ट नहीं हो पाया. स्टार्क एंड जीमन इफेक्ट क्या होते हैं? पता है क्या होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एटम होता है तो वहां पर ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये स्प्लिट हो जाती हैं, इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, उसे जीमन इफेक्ट कहते हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं. ठीक है, तो जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है. तो इसके अंदर लिखा हुआ है, डोंट वरी, लिमिटेशंस के अंदर. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है क्या? रिलेटिव इंटेंसिटी. हाँ, यशिका बिल्कुल सही है. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे कि हाइड्रोजेनिक वंस लाइक जिनके वैलेंस में हम एक इलेक्ट्रॉन को ही काउंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन में भी क्या चीज एक्सप्लेन नहीं हो पाई? रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस. भाई कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा है, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी कम है. अब ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है एज ए साइंटिस्ट अगर आप सोचते तो आप इसमें क्या आंसर कर पाओगे? भाई कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस ज्यादा इंटेंस है बजाय कि दूसरों के. ऐसा क्यों? क्या कारण हो सकता है? सोचो, यू आर अ जीनियस. देखो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स. तो मेरा मानना यह है कि कुछ डी एक्साइटेशंस आर प्रेफर्ड वंस देन द अदर वंस. जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डी एक्साइटेशन हुआ है वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकले हैं, इसीलिए उन लाइंस की इंटेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है. आई गल समझ? सो कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस ज्यादा इंटेंस है क्योंकि हम ऐसा मान सकते हैं कि वो वाले डी एक्साइटेशन ज्यादा प्रेफर्ड वंस है, उनमें ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं. दैट्स इट, बट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली. और मोर ओवर जो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है ना, इनमें भी फर्दर छोटी वैसी ऑलरेडी स्प्लिटेड लाइंस होती है, जीमन और स्टार्क के अलावा भी. मैं इसमें से रीड आउट करके आपको बताऊं. और जैसा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बता दिया गया, और ऑर्बिट के बारे में ये कहते हैं भाई साहब कि ऑर्बिट तो सर्कुलर है, लेकिन ऑर्बिट एलिप्टिकल क्यों नहीं हो सकती?
आप बताएंगे उस साइंटिस्ट का नाम जिसने प्रपोज किया कि जस्ट लाइक प्लैनेटरी सिस्टम, यहाँ पर भी आपको ऑर्बिट्स को इलिप्टिकल कंसीडर करना चाहिए। एनीवन कोई बताए? बताए बताए, शाबाश। सोमरफील्ड, शायद किसी को तो पता होगा, बोल नहीं रहे थे। सोमरफील्ड वाज द साइंटिस्ट जिसने कहा भाई जब प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स कंसीडर कर रहे हो, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? सो दैट वाज द ड्रॉबैक सिस्टम। देखिए, this theory is applicable only to hydrogen like single electron atoms and fails in the case of atoms with two or more electrons. In the spectrum of hydrogen, certain spectral lines are not single lines but a group of closed lines with slightly different frequencies. Bohr couldn't explain. It does not explain why only circular orbits should be chosen when elliptical orbits are also possible. As electrons exhibit wave properties also, so orbits of electron cannot be exactly defined as in Bohr theory. भाई वेव के लिए आप कैसे वो confined region define करेंगे? It was a question mark again. Bohr's theory does not tell anything about the relative intensities of the various spectral lines. It does not explain the further splitting of spectral lines into Zeeman and into magnetic and field electric field presence, that is Zeeman and Stark effect. कर लेंगे, सब कुछ प्रॉपर्ली मेंशन है। तो बोहर का सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। 2-3 छोटी-छोटी डेफिनेशंस है बस, इसके बाद भाग जाना तुम लोग। क्या डेफिनेशंस है ये देखिए। एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। कहोगे सर क्यों मजाक करते हैं, तो हम सोते सोते बता देंगे ना। सो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन गिवन एनर्जी स्टेट टू द नेक्स्ट और एनी अदर एनर्जी स्टेट, इसे बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते हैं? जिस भी ऑर्बिट में वहां से उठा के फ्री कर दिया, यानी इंफिनिटी में भेज दिया। गॉट दैट? एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गिवन ऑर्बिट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से सुनना, द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू व्हिच द बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड। जिस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे बम्बार्ड करके और दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने वाले हो, तो जिसे बम्बार्ड करने वाले हो उसे कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करना चाहिए इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। सो मैं रीड कर दूं, इट इज द एक्सेलरेशन, इट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक कर देना, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल which gives a bombarding electron sufficient energy to excite target atom by raising one of its electron from inner orbit to the outer orbit. ऐसे आयनाइजेशन पोटेंशियल, अब इसमें क्या होगा? दैट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल व्हिच गिव्स सफिशिएंट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन, बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, सो दैट इट मेक्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑर्बिट फ्री। ठीक है, कर लोगे? ये सब कहानियां हैं, लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी और ये कुछ डेफिनेशंस। ये आपका होमवर्क है। इसके बाद मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस आप करेंगे। और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज आज आप कंप्लीट कर दीजिए। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज प्लस बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करने हैं एटम्स के निपटाइए। कल की प्रैक्टिस मेरे ख्याल से इस चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए सफिशिएंट रहनी चाहिए। इतना काम कर लेते हैं। मैं भी एक असाइनमेंट कोशिश करता हूँ संजीव सर को बोल के आज आप लोगों को भिजवा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा मेरे साथ एटम पढ़ने में, राइट? अभी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के कंपैरिजन के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो भी बड़े ध्यान से करना कि दोनों में क्या है। जैसे रदरफोर्ड मॉडल के अंदर तो हम यही कंसीडर करते हैं कि सिर्फ एक ही कोलिजन से स्कैटरिंग हुई है, जबकि थॉमसन मॉडल के अंदर हम एक स्कैटरिंग से, एक कोलिजन से नहीं मानते, उसमें मल्टीपल स्ट्राइक होती है, मल्टीपल कोलिजन होती है। लेकिन दोनों के केस में एक बड़ी मजेदार बात है कि एवरेज जो डिफ्लेक्शन एंगल है उसका एक्सप्लेनेशन दोनों से सेम हो जाता है। बोथ एक्सप्लेन द सेम एवरेज डिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट? ठीक है माय डियर, करें आप आज और फिर कल इसका फाइनल डिस्कशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।